तरीका गलत है या हम गलत हैं? आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही? आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें ताकि 28 लाख लोग जो इसके लिए बैठे हैं और लगभग 2 से 2.5 लाख लोग रोज सुनते हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, इन नटशेल, बहुत ज्यादा बोलने के बजाय इन नटशेल जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि पूर्व में जब 2014, 15, 16 वगैरह में हम लोग लगे हुए थे, तो उस समय जो अधिकारी वर्ग था वो हमारी टांग खींचने के अंदर था। हमारे साथ जवान बहुत कम जुड़े हुए थे। ज्यादातर जो जवान थे वो अधिकारियों के साथ जुड़े हुए थे। जेसीओस खास करके हमारे जो थे वो अधिकारियों के साथ जुड़े हुए थे, और उन्हीं के चलते जो है गांव खेड़े जहां से भी लोग आते थे, हमारे भाई लोग, वो भी अपने जेसीओस के साथ, क्योंकि उन्हें सरदार माना जाता है, तो उनके साथ चलते थे। तो इस कारण जो है हम जहां भी आगे बढ़ते थे तो हमारे को खींचने वाले, पीछे खींचने वाले जो है हमेशा ज्यादा लोग मिले। इवन 2014 में जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस समय वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन में था और जस्ट जुड़ा था जून या जुलाई 2014 में, जब सतबीर सिंह साहब ने अपना धरना शुरू किया था और वॉइस उनके साथ नहीं थी। और यही चीज देख के मैं उनके साथ जुड़ा था कि नो ऑफिसर नो पॉलिटिक्स। और उस समय जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है एक छोटी सी तहसील की संस्था थी। भाइयों, ये है केसर देव साहब की पोस्ट, जो कि केडी गुजर साहब के नाम से 1960 नाम से खुद पोस्ट की गई है, जो कि रात को हमारे भाई कपिल ने वीडियो बनाया है कि उनकी पोस्ट को तोड़ा मरोड़ा गया है रोहिला के द्वारा या जैसलमेर के पागल कैप्टन के द्वारा। और किसी को और भी इसके संदर्भ में पता करना है तो उनके नंबर है केसरदेव साहब के 7737278247। कृपया आप कंफर्म कर लें। जय हिंद, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। साथियों, आज आपके सामने चौथी किस्त लेके आया हूँ अपने साबका की मीटिंग की। लेकिन उससे पहले 2-4 बातें कहना चाहता हूँ कि कल रात को दाढ़ी मैदर ने एक वीडियो चढ़ाया, क्योंकि उस मीटिंग के राजस्थान के केसरदेव साहब थे, कैप्टन साहब। उन्होंने मीटिंग से वापस आने के बाद में अपने विचार व्यक्त किए हमारे यहाँ के राजस्थान के ग्रुपों में, और वो ग्रुपों में पोस्ट काफ़ी वायरल हुई, सब कुछ हुई। उसमें उन्होंने बहुत पते की बात कही थी, एकता की बात कही थी, और साथ में कोई इंडिविजुअल को नहीं कहा था, सबको बोला था भाई जितने भी हम लोग 4 पैसे लोगों से लेते हैं तो सारी अपनी अपनी रसीद बुकें हैं जो साथ ठीक रखो, उसका हिसाब किताब दिया करो या दो, और उसके बाद में सब मिलजुल के काम करो। कोई नेता बनने से, लीडर बनने से कोई देश का बहुत बड़ा नेता नहीं बन जाएगा, ना कोई उस अकेले से या 2-4 आदमी से न्याय मिलेगा। हम सबको सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा। अच्छी पोस्ट थी, मैंने भी उस पर कमेंट किया कि अच्छा हुआ कि साहब आप गए उस मीटिंग के अंदर और आप वहाँ से एक अच्छा मतलब संदेश लेके आए कि बिल्कुल सही बात कही आपने कि भाई ये जो बोला ना कि भाई 2 बंदे खड़े थे यार, बोले तेरी मेरी कभी दुश्मनी होगी नहीं,
भाई क्या बात कर रहा है यार, क्यों नहीं होगी, दे मेरे को 4 रुपये, 1,000 रुपये दे, कल हो जाएगी दुश्मनी। तो ये दुश्मनी की जड़ है ये पैसा, ठीक है ना। और यही बात साहब ने उदाहरण देके बताई कि भाई सब साफ सुथरे रहो और आगे बढ़ो। साहब का कोई गलत नहीं इंटेंशन नहीं था। अभी साहब से मेरी बात हुई सुबह 28 मिनट 16 सेकंड, बड़ी अच्छी बातें हुई, बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। क्यों गए थे, कैसे गए थे, और जोशीले अंदाज में 2-4 शब्द भी कहे, सब कुछ उन्होंने सब कुछ बताया। और अपनी पोस्ट पे स्टैंड रह के साहब मैंने उनको ये बोला साहब कि आपने खुद ने अपने नाम से पोस्ट डाली है, उस पोस्ट के अंदर कोई ऐड और वो क्या करेगा उसके बीच डालने में या निकालने में। मैं इसके साथ में उनका स्क्रीनशॉट भी और नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखें और पोस्ट को भी पढ़ें और वापस उन भाई साहब को बताएं कि अब उसने पूरा वीडियो रोहिल्ला के ऊपर और जैसलमेर वाले पागल कप्तान के ऊपर बना दिया। भाई कुछ नहीं, पागल हूँ तो पागल ही रहूँगा। मेरे फॉलोअर नहीं है, तेरी तरह 80,000 फॉलोअर नहीं, 80 आदमी भी नहीं भाई। लेकिन अगर मेरा उद्देश्य क्या है, अगर संत मत में कोई आदमी होता है तो उसका उद्देश्य होता है कि हे मालिक, मैं किसी भी जो नास्तिक है लोग आजकल इस कलयुग के अंदर, उनमें से अगर 1-2 को भी अगर मैं आस्तिक बना दूं या आस्तिक बनाने का अपना कोई अभियान चला दूं, और मैं अगर 2 आदमी भी आस्तिक बना देता हूं तो मेरी जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल है, ठीक है ना। तो अगर मेरा वीडियो अगर 2-4-10 आदमी भी सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो लोग भी अगर आपस में बैठ के बात करेंगे, तो वो बात करते करते अगर मेरा मैसेज वैसे भी किसी के पास जाएगा, तो बात तो यही है कि भी हम जब तक एक नहीं होंगे हमें मंजिल नहीं मिलेगी। और एक किसने नहीं होने देना है वो भी अब पता चल गया, ठीक है ना। तो भाई कपिल यार इतना मत गिरो यार, ये क्या बोलते हैं ये लोगों की, या टीआरपी या क्या बोलते हैं वो चैनल के लिए। मुझे तो इस कल वाले पोस्ट में यही लगा कि टीआरपी चाहिए, मुद्दा चाहिए। अब मुद्दा कल कोई मिला नहीं तो यही मुद्दा उठा लिया। अब केसर देव साहब से बात कर ले, और या जो तूने पढ़ के सुनाया है दोनों अलग अलग, दोनों को ग्रुपों में डाल। मैं कल सुबह हाथ जोड़ के तेरे से माफ़ी मांग लूँगा। और केसर देव साहब को फ़ोन करके बोल दे कि साहब मेरी ये पोस्ट थी और ये पोस्ट आप है जो खुद केसर देव साहब मेरे ग्रुप में डाल देंगे, जैसे कल भी उन्होंने डाली है। मैं स्क्रीनशॉट जो साथ में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा काम मत कर, ना इससे रोहिल्ला बदनाम होगा और ना बात। रोहिल्ला की मेरी बात हुई कम से कम 15-20 दिन हो गई है, तुम कहाँ मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। रोहिल्ला से भी मेरी रात बात हुई है, ठीक है ना। जो तुम उसमें बातें बोल रहा, रोहिल्ला बोला मेरी तो उस दिन 23 जुलाई को कोई उससे बातचीत ही नहीं हुई थी। मेरी जो कुछ बात हुई वो बाद में हुई, जो हमने नाम दिए थे उसका कोई और नाम बता रहा था कि उस बंदे को हमने नाम लिखवाए थे, और बाकी इनसे तो हमने मीटिंग के सॉरी रैली के बाद में 2-4 दिन बाद में हमने कॉल कर बताया भी हमारे बंदों का नाम दिया था, क्यों नहीं हुआ। उसके बाद हमें मिली गालियाँ नलिन तलवार से। अब ये बोल रहा कि नलिन तलवार साहब बहुत गुस्से वाले हैं, इसको गुस्सा नहीं आता है। भाई मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ तुम 4 आदमी के लिए, कि तुम 4 आदमी को दुनिया में कोई आदमी बुद्धिजीवी लगता ही नहीं है। पहला आपका गोसल साहब, दूसरा आपका नलिन तलवार साहब, तीसरे आपके वो कालनेमी मोहन रंजन साहब, और इन सब के सर्वप्रिय दाढ़ी मेजर आप, ठीक है ना। तुम चारों को इस सैनिक समाज के अंदर अपने से अच्छा कोई व्यक्ति लगता ही नहीं है। बोलते हो नाम प्रगट साहब का, बापू का, लेकिन मैंने तो बापू का ऑफिशियली कोई लेटर देखा है, ना ऑफिशियल लेटर पे कोई नाम देखा है, ना कहीं उनका वो देखा है, ना उनका कोई स्टैम्प मारी हुई देखी है, ना ही उसके ऊपर कोई सिग्नेचर देखे हैं, ना ही उनके नाम का कहीं पर भी मुझे कोई ज्ञापन मिला कि ये साहब ने दिया है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद में नलिन तलवार साहब FVA के मतलब सचिव प्रवक्ता साहब के बन के और सैनिक जीवन पे गए, अच्छा इंटरव्यू दिया। भदौरिया साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया,
ठीक है ना, इंटरव्यू में कोई कमी नहीं है, लेकिन कम से कम अपने शर्म तो करो कम से कम थोड़ी बहुत, कि मैंने चोरी की है, चोरी की है, मैंने मना किया है। आप क्या सोचते हो कि रिकॉर्डिंग है आप ही के पास में और किसी के पास में है ही नहीं? आपने क्या क्या किया है वो रिकॉर्डिंग है नहीं क्या? वो साबित नहीं हो सकती क्या? यार एक स्टैम्प पैड और वो चोरी करके और वो कोड वर्ड चोरी करके ईमेल का कौन सा जो अपना एफए का अध्यक्ष बन गया। जब एक बार मेरी वीडियो में हमेशा मिलेगा, मेरी भाषा में मिलेगा, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई ये हमारे एफए के सदस्य कभी थे ही नहीं, इन्होंने कभी समर्थन पत्र दिए ही नहीं एफए को, ठीक है ना। ये तो को बोलते हैं माँ है, माँ कभी समर्थन पत्र थोड़ी देते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी भारत का संविधान है तो वो तो सबके लिए लागू होता है भाई, माँ के लिए होता है, बाप के लिए होता है, बेटे के लिए होता है, सभी का होता है, ठीक है ना। जैसे एक इंसान का कर्तव्य होता है देश के लिए, वैसे ही आपका भी कर्तव्य बनता है एफए के लिए, ठीक है ना। तो अगर एफए को क्यों तोड़ते, क्यों पोस्टर हटाते, क्यों आप एफए के ऊपर ये इतनी ये गंदी गंदी पोस्टें लिखते यार, बड़ी अच्छी हरकत करते हो यार, ठीक है ना। पढ़े लिखे होके इतने मतलब वो होके मुझे नहीं लगता कि आपने 10 साल में अभी तो कुछ पाया है या आगे भी कुछ पालोगे। और शर्म नहीं आई आपको? राठौड़ साहब के स्वर्गवासी भाई के ऊपर आप ऐसी पोस्ट लिखते हो हैं? अरे वो बंदा अपने भाई के गम में डूबा बैठा और आप बोल रहे हो कि जो लोकेंद्र साहब उसको बीजेपी का पाठ पढ़ा रहा है। वाह नलिन जी वाह यार। वो मेरे को नाना पाटेकर का फिर वही डायलॉग याद आ रहा है यार, गिरो गिरो, इतना गिरो पर झरने की तरह गिरो ताकि वो गिरते हुए भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता है। तुम तो गंदे नाले से भी ज़्यादा तरीके से गिरते हो, क्या तुम्हें बताएं। कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता है, इसका मतलब बस हो गए देश के लीडर, बन के रिंग लीडर सभी सैनिकों के 35 लाख के। अरे अपने दम पे 1000 आदमी इकट्ठे कर सकते हो, चारों ही आदमी। वो कालने में तो फिर भी कर लेगा क्योंकि इंगड़ा, ठीक है ना, वो कर लेगा। तुम तीनों से नहीं होगा ही नहीं। चैलेंज करता हूँ, है तो एक अकेले अकेले कॉल करके दिखा देना अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में 1000 आदमी इकट्ठा कर लेना, पता चल जाएगा। अब आते हैं हम हमारे इसके साबका के भविष्य के ऊपर। तो एफए का टूटने का कारण तो बता ही दिया है नरेल साहब ने, जो मैंने इसके अंदर एक पोस्ट लगाई है। सभी भाई कृपया उसको गौर से पढ़े कि ये एफए के टूटने के कारण था, मतलब बाकी सब झूठ है, ये था जो उन्होंने बताया। नींव कब पड़ी ये भी बता दिया। अब है साबका का भविष्य। भाई ऐसा है कि मेरे को पैरालाइज भी हुआ है, खड़ा भी हुआ हूँ, 2-4 बीमारी से ग्रस्त भी हूँ, लेकिन अंदर एक सैनिक का जज्बा है और वो जज्बा ख़त्म नहीं होगा मरने तक। एक सांस आई दूसरी नहीं आई तो चला भी जाऊँगा, लेकिन मेरे ये शब्द याद रखना, एफए का भविष्य तभी तक है जब तक बाबू प्रकट मालिक के दया से सांसें ले रहे हैं। भगवान उनको लंबी उम्र दे, हम सैनिकों के लिए दे। क्यों कि अगर वो अपना पवित्र उद्देश्य लेके चल रहे हैं तो उनके पीछे मतलब एफए की ये नहीं है, क्योंकि पीछे रह गया हरवाल। तो हरवाल को ये जो 4 आदमी हैं कभी भी पार नहीं पड़ने देंगे। क्यों नहीं पड़ने देंगे कि अभी तो बापू जैसे भी है उसका दबदबा है, बोलता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा वो संगत का पुजारी है, तो संगत का मतलब कि सैनिक समाज का पुजारी है। लेकिन अगर हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, जब बापू ने जब कभी चोला छोड़ा उसके बाद में साहब का कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। ये अगर मैं कल रहूँ ना रहूँ, कभी ये यूट्यूब पे ये वीडियो कभी कहीं किसी को मिल जाए तो वो मेरी बात को पक्का याद रखें। तो दोस्तों, इन लोगों ने ठान लिए कि न तो हमें
एक होने देना है इनको, न आगे बढ़ना है, न कोई बात। अब हम अगली 5वीं किस्त में मिलेंगे और उस 5वीं किस्त में हम ये बताएंगे कि आखिर हमारा संगठन अच्छा बन गया साहब का, फिर भी सरकार साबका की क्यों नहीं सुनती है। ये है मेरा अगला एपिसोड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और सभी भाई देखें कि क्या क्या इसके साथ में अटैच है, वो सब सुने भी और देखें भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।